आज मैं ऐसे ही एक षड्यंत्रकारी के बारे में बात करूंगा और उस विलेन का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी साजिशकर्ता, षड्यंत्रकारी, निवेशक और अमानवीय शख्स है। नमस्कार। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के कदम अब जो है विकसित देश की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अनेक शक्तियां भारत के खिलाफ सक्रिय हो गई हैं, षड्यंत्रकारी सक्रिय हो गए हैं। आज मैं ऐसे ही एक षड्यंत्रकारी के बारे में बात करूंगा और उस विलेन का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी साजिशकर्ता, षड्यंत्रकारी, निवेशक और अमानवीय शख्स है। वो भारत सहित विभिन्न देशों में चुनाव में निवेश करता है और वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, वहां की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करता है और स्वयं को वो बहुत बड़ा दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, मैं आपको इस विलेन के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं जो आज बताने वाला हूं वो भारत के हर निवासी को, नागरिक को ये जानना चाहिए कि आखिरकार कौन विलेन है और किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो मित्रों, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चला रहा है और वो अमेरिका का सबसे धनाढ्य नागरिक है। उसकी जो संपत्ति है वो 6.7 बिलियन डॉलर है। ये फोर्ब्स जो पत्रिका है उसकी रिपोर्ट है जिसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो ये जो व्यक्ति है बेसिकली जो हंगरी का बुडापेस्ट शहर है, वहां पर उसका 1930 में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद चूंकि उस देश में ये बेसिकली यहूदी था और वहां पर कुछ नाजी समुदाय के लोग आते हैं और उसे शुरुआती दौर में काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो 1947 में अपने परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाता है और लंदन में वो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करता है और अपने आप को तथाकथित दार्शनिक समझने लगता है या कहलाने लगता है। उसके बाद वहां भी बहुत ज्यादा उसका समय नहीं कटता है। उसके बाद वो 1956 में न्यूयॉर्क शहर चला जाता है और वहां पर वो यूरोपियन स्टॉक्स के एनालिस्ट के तौर पे काम करता है और उसके बाद 1997 में उस पे ये आरोप लगता है कि वो थाईलैंड की जो मुद्रा है उस पे सट्टा लगाकर उसे कमजोर करने की उसने कोशिश की। एशिया में फैले वित्तीय संकट के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी तरीके से 1984 में अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों का उपयोग कर वो एक एनजीओ बनाता है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एनजीओ है वो उसके माध्यम से पूरे विश्व के लगभग 100 देशों में नेटवर्क फैलाता है। आज लगभग 100 से अधिक देशों में उसका नेटवर्क है, जहां पर वो विभिन्न संस्थाओं को मानवता के आधार पर, सो कॉल्ड मानवता के आधार पर, सो कॉल्ड मैंने बात इसलिए कही कि वो उसके पीछे उसका एक निहित एजेंडा होता है, एजेंडा सेटिंग का काम करता है। उसके माध्यम से वहां की सरकारों और वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो वो ऐसे उसने कई काम किए जिससे पता चले कि वास्तव में वो जो है मानवता के लिए काम कर रहा है। मसलन
2010 में वो ह्यूमन राइट्स वॉच को $100 मिलियन का दान देता है और 2017 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को लगभग 18 अरब डॉलर देता है और इसलिए देता है कि उसके माध्यम से वो लगातार फंडिंग का काम कर सके। यह शख्स 2022 में अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको चुनाव के लिए 128 करोड़ मिलियन डॉलर देता है और जो इस तरीके से वहां ये अपना पूरा खेल जो है खेलता है। अब कुछ मैं सोरोस के और कुछ कारनामों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके के उसने काम किए और किस तरीके के उस पर आरोप लगे। ये सब जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं उस विषय पे आऊंगा कि किस तरीके से उसने भारत में षड्यंत्र किया, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं उसी विषय पे आने वाला हूं उस पर। या 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसको पूरी तरीके से तबाह करने के लिए जो है वो जाना जाता है। उस पर आरोप लगा और उस पर यह भी आरोप लगा कि जो जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको हराने के लिए उन्होंने 125 करोड़ रुपए खर्च किए, ये उन पे आरोप लगा। और इतना ही नहीं, उसने मीडिया कंपनी फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए $10 लाख खर्च किए। इसके अलावा उसने ब्रेक्सिट के खिलाफ अभियान चलाने में £4 लाख खर्च किए। ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिया और कई ऐसे अनैतिक कार्यों को लेकर के उनके खिलाफ जो फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट है वहां पर मुकदमा भी चला और उस मुकदमे में उनको दोषी पाया गया और उन पर बकायदे $23 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसको उन्होंने दोबारा चुनौती दी, लेकिन वो जुर्माना उन पर बरकरार रखा गया। अब मैं बात करूंगा जिसका आप सब लोगों को इंतजार था। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये जो सोरोस है वो किस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सोरोस को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की जो सर्वे रिपोर्ट आई उसके बाद जॉर्ज सोरोस ने टिप्पणी की कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अलोकतांत्रिक और तानाशाह हैं। और उनका कहना था कि अब ये रिपोर्ट आने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको संसद में जो विदेशी निवेशक हैं उनके संबंध में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देना पड़ेगा और जब वो जवाब देंगे तो वहां पर सुधार होगा और संस्थागत सुधारों के लिए भारत में दरवाजे खुल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भारत में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, इस तरीके की उसने भारत की वैश्विक स्तर पर इमेज बनाने की कोशिश की। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और उसके बाद एक नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP, जिसमें खुले तौर पर जो है जॉर्ज सोरोस का निवेश है, वो संस्था जो है टिप्पणी करती है गौतम अदानी और अनिल अग्रवाल पर। अनिल अग्रवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो देश के पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से एजेंडा चला रहे हैं और गौतम अदानी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने शेयर के दाम बढ़ाने के लिए अनैतिक तरीके का इस्तेमाल किया। तो ये जो चीजें हैं, हिंडनबर्ग की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके बाद ये एजेंडा सेटिंग के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर एक ओपिनियन बनाने के लिए काम किया गया। इसके अलावा जब 2019 में भारत की संसद एक कानून पास करती है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके वहां का जो विशेष दर्जा है उसको खत्म करती है, तो खुले तौर पर ये जॉर्ज सोरोस इसकी आलोचना करते हैं कि ये गलत निर्णय है। जॉर्ज सोरोस कौन होते हैं ये टिप्पणी करने वाले? भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं।
इसी तरीके से जो भारत में 2019 और 20 में भारत की जो संसद ने 3 कृषि कानून बनाए, उनके खिलाफ किसान आंदोलन जो होता है, उस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग करने का बहुत स्पष्ट आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगता है। इसके अलावा जो है सोरोस लगातार जो है यहां की सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं। एक बहुत ही रोचक मामला है कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन पर भी यह आरोप लगता है, ये जानते हुए कि जो जॉर्ज सोरोस हैं वो षड्यंत्रकारी हैं, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद जून 2023 में राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉर्ज सोरोस के कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिस पर जो है यहां की जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो आरोप लगाती हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे। तो ये समझते हुए जो हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, वो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। तो मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि ये जो जॉर्ज सोरोस है वो और कौन से तरीके इस्तेमाल करता, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करता अपने एजेंडा सेटिंग के लिए। तो मीडिया में वो लगातार निवेश करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोरोस ने दुनिया भर के लगभग 180 से अधिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में अपना निवेश कर रखा है या उनको स्पॉन्सर करता है। खाली यदि अमेरिका की बात करें तो वहां पर 30 से अधिक मीडिया संस्थान हैं जहां डायरेक्ट उसका निवेश है। और ये जो संस्था जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, OCCRP, जिसकी रिपोर्ट्स आई थी और उन्होंने जो है गौतम अदानी और अनिल अग्रवाल पर आरोप लगाए थे, उस पर भी उसका सीधा सीधा निवेश है। और जो उसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसको सपोर्ट करती है, उसकी सपोर्टर है। और फरवरी 2008 में जो रिलायंस इंटरटेनमेंट है उसमें 3% की हिस्सेदारी उसने खुद खरीद रखी है। इसी तरीके से दिसंबर 2007 में जो सन टीवी नेटवर्क है उसमें 0.5% हिस्सेदारी उसकी है। मैं बताना ही चाहता हूं कि किस तरीके से ये जो शख्स है वो विभिन्न मीडिया संस्थानों में निवेश करता है और निवेश करने के बाद बाकायदे एक एजेंडा सेटिंग करता है और एजेंडा सेटिंग के माध्यम से चीजों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, वहां के चुनाव को, वहां के निर्णयों को। क्योंकि उसका यह मानना है कि जो कानून है, कानूनों से उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कानून है उनको किस तरीके से लागू किया जाए उस पर उसका विशेष फोकस होता है। मैं यहां पर एक अरबपति कारोबारी एक्स के मालिक एलन मस्क को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट को दिए गए पॉडकास्ट के माध्यम से बताया कि जो जॉर्ज सोरोस हैं उनको मानवता से नफरत है और वो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है जो सामाजिक ताना बाना है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी देश का, वो तहस नहस हो। इसके लिए बाकायदे वो खाली प्रॉब्लम सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम विश्व के विभिन्न देशों में है जहां वो बाकायदे सुनियोजित तरीके से अपना एजेंडा चलाते हैं और मानवाधिकार और मानवता के नाम पर कई एनजीओज को फंडिंग करते हैं, लेकिन उस फंडिंग के माध्यम से वो अपना जो हित है उसको हल करते हैं। तो ऐसे खतरनाक व्यक्ति को के बारे में सभी को जानना चाहिए और इसीलिए मैं आज इस विषय को लेके आया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।